इशाल और रयान की मोहब्बत की दास्तान की आज है आखिरी किस्त। छोटी सी एक शॉर्ट स्टोरी थी और इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भूल चुके हैं कि क्या कुछ हुआ है कहानी में तो आप लोगों को बताई दिए चलते हैं कि ये कहानी शुरू होती है एक हवेली से जिसकी रिवायात के खिलाफ अगर कोई जाता है तो आगा जान उसको घर से निकाल देते हैं। आगा जान के बेटे ने जब अपनी पसंद की शादी की तो उनके साथ भी ये हुआ कि उनको घर से निकाल दिया गया, लेकिन सच्ची मोहब्बत थी और उन्होंने आखिरी सांस तक अपनी बीवी का साथ दिया और उस हवेली को छोड़कर और अपनी आलीशान जिंदगी को छोड़कर उन्होंने अपनी मोहब्बत निभाई। और फिर उनके यहाँ हुई विलादत एक बेटी की जिसका नाम था ईशाल। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उनकी एक हादसे में हो जाता है इंतकाल। ईशाल फिर उनके पड़ोसी जो हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं, उस बच्ची से होता है उन्हें बहुत प्यार और फिर वो उसे पालते हैं, लेकिन फिर वो भी कैंसर के मर्ज की वजह से उनकी भी वफात हो जाती है। और इससे पहले कि वो इस दुनिया से जाते उन्होंने ये जिम्मेदारी दे दी थी दाजी को। दाजी जो कि एक बहुत ही रहमदिल खातून है, उन्होंने ईशाल को अपने पास रख लिया था और वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। और फिर दाजी जो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हैं, वहां पे आता है रयान शाह भी उनके पास कुरान पाक पढ़ने। उम्र चाहे जो भी हो, जहां पे जिसको हिदायत मिल जाए उसे हिदायत ले लेनी चाहिए और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए कि वो क्या कुछ कर आया है। रयान ने भी वही किया और जब वो यहाँ आया तो वो उस बच्ची से मुतासिर हुए बिना ना रह सका। उसकी छोटी छोटी बातें, उसकी ख्वाहिशें, हालांकि वो बहुत मैच्योर था लेकिन सभी हंसते थे कि वो इस छोटी बच्ची के साथ कैसे बच्चों की तरह खेल रहा है, उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है। इनफैक्ट जब उनकी आमीन होती है तो उसके लिए दुल्हन वाला जोड़ा भी लेकर आता है। और फिर दाजी जाते जाते अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए और अपना फर्ज पूरा करते हुए उसका हाथ रयान के हाथ में दे जाती हैं। रयान काफी बड़ा होता है उम्र में और वो बच्ची ईशाल बहुत छोटी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो उस खातून को इनकार नहीं कर पाता जिसने उसका रब से ताल्लुक बहुत कर दिया था मजबूत। अब वो कर लेता है निकाह ईशाल से, लेकिन फिर से आ जाती है वही हवेली और उसकी रिवायात। वो शख्स जिसके चाचू ने पहले इन रिवायात को तोड़ा था, आज भतीजा भी उन रिवायात को तोड़ने जा रहा था। और आगा जान हमेशा की तरह अपना फैसला सुनाते हैं और वो निकाल देते हैं उसे घर से। लेकिन चाचू भतीजा दोनों एक ही जज्बा रखते थे। उन्होंने इस रिश्ते को निभाया और इसमें आने वाली तमाम मुश्किलात को खुशदिली से किया कबूल। और उसने कभी भी हवेली की आसाइशों, आराम और सहूलतों को मुड़कर कभी नहीं देखा था। और कोई भी शायद ये बात नहीं जानता था कि वो बच्ची जिसे कहा जा रहा है कि ये किसको उठा लाए हो तुम और ये कौन है, वो दरअसल आगा जान ही की पोती है और वो उस शख्स की बेटी है जिसे रयान शाह बहुत पसंद करता था, अपने चाचू को जिन्हें वो हमेशा याद करता था। अब दर बदर हो चुके हैं उसी खानदान का पोती और पोता और किस्मत ने उन दोनों को है मिला दिया। लेकिन अब काफी साल गुजर जाने के बाद एक बार फिर से किस्मत हुई है उन पे मेहरबान। एक दिन बैठे बैठे रयान शाह को कॉल आती है नवाज शाह की तरफ से, जो कि उसके वालिद मोहतरम होते हैं, और वो कुछ ऐसी बात कहते हैं जिस पर वो हो जाता है हैरान और कहता है, ये क्या कह रहे हैं आप बाबा, और आगा जान कहाँ है? और नवाज शाह कहते हैं, रयान आ जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारे आगा जान बहुत याद कर रहे हैं तुम्हें। लेकिन बाबा मैं इशाल के बगैर उस घर में कदम नहीं रखूंगा। अगर तो आगा जान को इशाल अपनी बड़ी बहू की सूरत में कबूल है तो ही मैं आऊंगा। और रयान बेरुखी से बोला था क्योंकि इशाल को अब छोड़ देने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। हाँ यही तो कह रहा हूं कि वो मान गए हैं मेरे बच्चे, उसे भी ले आओ और हम सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और नवाज शाह बहुत दुखी थे। शाह हवेली का तख्ता उलट चुका था जिस दिन रयान शाह हवेली छोड़कर चला गया था। उसी दिन अरीबा शाह का नर्वस ब्रेकडाउन होने की वजह से मौत हो गई थी और उस्मा शाह अपनी जवान बेटी को कफन में लिपटा देखकर तो जैसे पागल ही हो गई थी और किसी से भी वो संभल नहीं सकी थी। अजहर साहब उन्हें, आफिया और जैन को अपने साथ लेकर सऊदिया चले गए थे। आगा जान को रयान की हर एक बात अब सच होती दिखाई दे रही थी।
और अब 2 साल गुजर चुके थे रयान को हवेली से गए हुए। उसने आज तक किसी का हाल भी नहीं पूछा था। और आगा जान अब नीचे वाले पोर्शन में अकेले ही रहते थे। सब एक एक करके उन्हें छोड़कर चले गए थे और रयान ने यही कहा था कि आपको उस दिन हमारी याद आएगी जब आपके इन्हीं फैसलों की वजह से आपको सब छोड़कर चले जाएंगे, और ये सच साबित हुआ था। आगा जान अब बिल्कुल तन्हा रह गए थे। नीचे वाले पोर्शन में वो बिल्कुल अकेले रहते थे और ऊपर मुबीन शाह रहते थे। और नवाज शाह भी खुद 1 साल पहले हवेली छोड़कर जा चुके थे और भाई के बताने पर अब वो वापस आए थे। और रयान नवाज शाह से बात करने के बाद फौरन ही घर पहुंचा और कहने लगा, इशाल कहाँ है? रयान गुले लाला से पूछ रहा था। साहब वो तो अपने रूम में सो रही हैं। गुले लाला उसे बता के गुल खान को बुलाने चली गई थी। और वो भागता हुआ कमरे में आया और कहने लगा, ईशू उठो, इशाल उठो ना। रयान उसे झंझोड़ कर उठा रहा था। वो तो गधे घोड़े बेचकर ही सो रही थी। जी क्या हुआ? इशाल बुड़बड़ा कर उठ बैठ। इशाल हड़बड़ा कर उठ गई। उठो, तैयार हो जाओ, हमें हवेली जाना है। रयान उसका हाथ खींचकर उसे बेड से उतारते हुए बोला, अच्छा वो तो सही है, लेकिन खाना तो खा लें, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। इशाल को गुस्सा ही आ गया कि उसकी 4 घंटे की मेहनत जाया हो जाएगी। मैं गुले लाला से कहकर ना पैक करवा लेता हूँ और तुम तैयार होकर फौरन बाहर आओ। वो उसे ऑर्डर देता हुआ जा चुका था। इशाल इन 2 सालों में काफी समझदार हो चुकी थी। वो खाना भी खुद बनाती थी और रयान के हर काम अब उसी की तो जिम्मेदारी थी। इंग्लिश के भी वो काफी अल्फाज सीख चुकी थी। और अभी वो कमरे में ही बैठी हुई थी कि गुले लाला आई और कहने लगी, बीबी जी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। गुले लाला उसे बुलाने आई थी और वो बाल खोलकर वैसे ही उसके साथ बाहर आ गई थी। और उसके खुले बाल देखकर वो कहने लगा, तुम ऐसे जाओगी? रयान उसे बाल बनाए बगैर देखकर तो बोल ही पड़ा, हाँ तो मुझसे नहीं बनते ना, इतने बड़े बाल हैं। इशाल की शक्ल रोने वाली हो गई। उफ, ये लड़की सारी जिंदगी ना ऐसे ही क्या मैं तुम्हारे बाल बनाता रहूंगा? रयान उसके बाल बनाते हुए बोला। और उसे इशाल के बाल वैसे तो बहुत पसंद थे, तभी उसको कटवाने भी नहीं देता था, लेकिन वो बाल हमेशा ही उसके बनाने पड़ जाते थे उसे। हाँ तो मैंने आपसे कितनी बार बोला कि मैं कटवा देती हूँ, लेकिन आप मानते ही नहीं है। इशाल भी खफकी दिखाते हुए बोली, इतने अच्छे बालों का सत्यानाश करने का शौक ही क्या है तुम्हें? मुझे तो लगता है कि मैं कब्र में लेट आऊंगा ना तो तुम आकर कह रही होगी मेरे बाल तो बना दे। रयान उसी की तरह एक्टिंग करके बोल रहा था और उसकी बात पर तो इशाल जोर से ही हंसती। इसके बाद आ जाते हैं वो दोनों हवेली। और सबसे पहले रयान आगा जान के पास जाता है और उन्हें पुकारता है, आगा जान। और उन्हीं के साथ इशाल भी खड़ी होती है। वो दोनों आधा घंटा पहले ही हवेली पहुंचे थे और अब तो आगा जान से सही से बोला भी नहीं जा रहा था। इन सारे सदमों को सहते सहते वो काफी कमजोर हो गए थे और साथ ही जो उन्हें फालिज का अटैक हुआ था उसके बाद उनका बोलना मुश्किल हो गया था। बहुत ही मुश्किल से उन्होंने रयान का नाम लिया था तो रयान और मजीद पास आया और कहने लगा, अरे आगा जान आप आराम करें ना, मैं तो आपके पास ही बैठा हूँ। रयान उनका तकिया दुरुस्त करते हुए बोला था और वो कहने लगे कि मेरा पुत्र आया है, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा और मुझे अपने पुत्र की शादी भी तो करनी है। और आगा जान इशाल की तरफ देखते हुए बोले थे, आज उनको वो बच्ची बड़ी लग रही थी और उसके इस बदलाव के पीछे रयान का ही तो हाथ था। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, बल्कि रयान के आने से कुछ और लोग भी उस घर में वापस आ गए थे। इनफैक्ट उस घर की खुशियां भी शायद वापस आ गई थी। सरप्राइज! सब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे जब जैन की आवाज आई तो सबने दरवाजे की तरफ देखा। उस्मा, अजहर साहब, आफिया और जैन खड़े हुए थे। लाला, हमें कल ही पता लग गया था कि आप वापस आ गए, इसलिए हम भी ना वापस चले आए हैं। और अब की बार तो आफिया बोली थी और आगा जान की आंखें तो खुशी से झलक उठी। बाबा कैसे हैं आप? उस्मा और अजहर साहब उनके पास आकर बैठते हुए बोले, मेरे बच्चे मेरे पास से, मैं तो बहुत खुश हूं। और आगा जान आंखों की नमी साफ करते हुए बोले, रयान लाला की ना शादी कर रहे हैं आगा जान। महक इशाल का हाथ थामते हुए बोली थी, वाह कितना मजा आएगा ना।
वैसे आगा जान, इस अहमद के बच्चे को भी तो आर पार लगाएं ताकि मेरी भी तो बारी आए। जैन से भी तो खामोशी हजम नहीं हो रही थी, उसने भी कह डाला, नाना तू भी कर लेना, तीनों भंगड़े डालेंगे साथ। क्यों रयान भाई, से कह रहा हूं ना मैं। अहमद अब रयान से पूछ रहा था। जैन कोई बात करे और अहमद खामोश रहे, ऐसा भी तो नहीं हो सकता था। वो उसका रास्ता भी साफ कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि अहमद किससे करना चाहता है शादी। हाँ क्यों नहीं आका जान, इनको भी जरा शरारतों से फुर्सत मिले ना, हर वक्त चुपकेले बने रहते हैं। रयान शरारत से बोला और इशाल तो उसे देखती ही रह गई। रयान ने भी अहमद और जैन दोनों को ही टारगेट कर दिया था, तो अब वो भी कहां दोनों मिलकर खामोश रहने वाले थे, फौरन ही कहने लगे, अरे थोड़े दिन तो पर्दा करे ना भाभी साहिबा आप भी। जैन अहमद को आंख मारते हुए बोला, हाँ हाँ चलो महक, आफिया लेकर जाओ भाभी को कमरे में, आज से ना इनका पर्दा है भाई से। और ईशा शर्माते हुए महक के साथ भाग गई थी। जालिमो, जरा मेरा ख्याल नहीं है तुम लोगों को, अपने वक्त देखना तुम दोनों, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और जैन और अहमद के कह कहे रुकने का अब नाम नहीं ले रहे थे और बाकी सब भी उन्हीं के साथ हंस दिए। और अब चूंकि आगा जान नर्म दिल पड़ चुके थे, तो उन्होंने अपने बच्चों की मर्जी से उनकी शादी करने का फैसला कर ही लिया था। बुजुर्ग जब पिछली उम्र में पहुंच जाते हैं और तन्हा रह जाते हैं तो अक्सर उनके पत्थर दिल नर्म पड़ जाते हैं। अक्सर वो जो रिवायतें होती हैं जिनकी खातिर रिश्तों को तोड़ दिया जाता है, वो रिवायतें भी आखिरकार उन्हीं को तोड़ देती हैं। और यही कुछ हुआ था आगा जान के साथ भी। बहुत अरसे बाद लेकिन आखिरकार उन्हें ये बात रियलाइज हो गई थी कि रिवायतें, अना, खानदान ये मैटर नहीं करता, बल्कि रिश्तों में मोहब्बत, एहसास मैटर करता है। और अब वो दोनों छोटे बच्चों पे जुल्म नहीं करना चाहते थे और कहने लगे, जैन अहमद, तुम लोगों का फैसला ही माना जाएगा, तो बताओ किससे शादी करना चाहते हो तुम दोनों। आगा जान ने अहमद और जैन को अपने कमरे में बुलाया था ताकि उनको बता सकें कि वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। और जैन रयान को आंख मारते हुए बोला, अरे आगा जान, जो आपकी पसंद वही हमारी पसंद। जैन सीरियस हो जाओ, जो पूछा जा रहा है ना उसका जवाब दो। रयान को तो जैसे गुस्सा ही आ गया था। अरे भाई, हम जानते हैं ना आगा जान की पसंद को, और वही तो हमारी भी पसंद है। अहमद शर्माते हुए मशरकी लड़कियों की तरह बोल रहा था और जैन को उसकी शक्ल देखकर तो हंसी आ गई। अच्छा, छुपे रुस्तम निकले तुम दोनों, रयान दोनों को घूंसा मारते हुए बोला था। बस लड़ाई शुरू कर दी ना तुम लोगों ने, जरा अपने आगा जान का एहसास नहीं है तुम लोगों को। आगा जान उनको डांटते हुए बोले, अये है आगा जान, आपको भी चाहिए क्या एक अदद? अरे आप फिक्र ना करें, आज ही बंदोबस्त करता हूं मैं। जैन की चोंच तो बंद होती ही नहीं थी। चलो दफाओ, तुम तीनों की शादी करके ना अब तो मैं सुकून से सोऊंगा। आगा जान ऐसी बातें ना करें, खुशियों में ना खुशियों का रंग फीका ना करें इस मौके पे, खास तौर पर आप हमारे साथ हैं और साथ ही रहेंगे, ठीक है? रयान, अहमद और जैन अब उनके गले का हार बने हुए बैठे थे, जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस चुलबुले जैन की पसंद कोई और नहीं बल्कि थी महक। जैसे उसे पता चलता है कि आगा जान उनकी बात तय करने जा रहे हैं, तो दिल ही दिल में तो उसके लड्डू फूटते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से ड्रामे करते हुए कहने लगती है, अरे कोई नहीं, मैं इस चुलबुले जैन से तो कभी भी शादी नहीं करूंगी, हर वक्त तो तंग करता रहता है। और जवाबन आफिया उससे कहने लगी, हाँ बच्चू, पहले तो बड़ा बोलती थी कि मुझे जैन जैसे लड़के पसंद है जो हर वक्त हंसाते रहते हैं। आफिया खुश थी क्योंकि उसकी दुआएं रंग लाई थी। हाँ तो जैन ही तो नहीं बोला था ना, महक के दिल में तो लड्डू ही फूट रहे थे। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, मैं ना बताने जा रही हूँ आगा जान को कि महक को ये रिश्ता नहीं कबूल। अरे रुको, सालिम लड़की, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और महक उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए बोली। और फिर दोनों को ख्याल आया कि वहां पे तो विशाल भी मौजूद है, जो काफी खामोश बैठी हुई थी।
और अब वो दोनों ईशाल को तंग करने लगी और महक कहने लगी, वैसे देखो तो कोई कहीं खोया हुआ है आफी। महक ईशाल को देखते हुए बोली, जो अपना लाल जोड़ा देख रही थी और उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो अब दुल्हन बनेगी, और पुरानी बातें याद करके उसे अपनी बेवकूफियों पे हंसी भी आ गई थी। नहीं तो बस वैसे पुरानी बात कोई याद आ गई थी मुझे। ईशाल उन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर जैसे गड़बड़ा ही गई थी और बोली, आहा पुरानी बात, निकाह वाली बात याद आ गई थी क्या? नहीं, उससे भी पहले की बात है, जब मैं दुल्हन। और ईशाल रयान को वहां आते देखकर तो खामोशी हो गई थी। भाभी क्या आप पहले भी दुल्हन बन चुकी हैं? किसकी और कैसे? जैन और अहमद उसकी अधूरी बात सुन चुके थे और फौरन ही बोल पड़े, और रयान उस बात को याद करके जैसे मुस्कुराता ही रहा। नहीं नहीं कुछ भी नहीं। और ईशाल शर्म से पानी पानी हो चुकी थी और खुद को कोस रही थी कि ये बात उसने छेड़ी ही क्यों। ईशाल भाभी बताएं वरना सजा मिलेगी आपको, जैन उसे धमकी देते हुए बोला। कैसी सजा? सजा का सुनते ईशाल के 14 तबक रोशन हो गए थे और उसे लगा था कि जैन उसकी टीचर की तरह उसे थप्पड़ी दे मारेगा। हाँ तो पहले बात तो बताए ना आप पूरी। जैन अब भी वहीं चिपका हुआ था। वो मैं दुल्हन बनी थी अपनी आमीन पर। ईशाल से आगे तो बोला ही नहीं गया था। अच्छा तो दूल्हा कौन था? महक को पूरा यकीन था कि वह रयान का नाम लेगी। पता नहीं। ईशाल मुंह छुपाते हुए अंदर की तरफ भाग गई और सबके मुंह खुले के खुले ही रह गए, जबकि हंसने वाला सिर्फ एक ही शख्स था वहां पे, और वो था रयान शाह। और इसके बाद वो दिन भी आ चुका था जिसका था सबको इंतजार। आज शाह हवेली के तीनों बेटों का निकाह था और कल उन लड़कियों की थी रुखसती। रयान की ख्वाहिश पर उसका दोबारा से निकाह पढ़ाया गया था और हसन की सारी फैमिली भी सुबह से आ गई थी। सब इशाल और रयान की जोड़ी को सराह रहे थे और शायद आगा जान को भी इस हकीकत का पता चल गया था कि ईशाल उनकी अपनी ही पोती थी। उन्होंने हसन से कहा कि रयान को अंदर लेकर आओ। रयान, आगा जान ने कुछ बात करनी है, अंदर चलो। हसन उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया जहां सब पहले से ही मौजूद थे, और आगा जान ने रयान को देखते ही कहा, रयान बेटा आ जाओ। आगा जान ईशाल को एक तरफ अपने साथ लगाए बैठे थे और दूसरी तरफ वो रयान को बुला रहे थे, और फिर उन्होंने कहा ईशाल से, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे और अपने बेटे के साथ। सारी जिंदगी मेरा बेटा और मेरी पोती, मेरे खून के रिश्ते मेरे गलत फैसलों की वजह से मुझसे दूर रहे हैं। और आगा जान ईशाल के आगे हाथ जोड़कर उससे माफी मांग रहे थे। और ईशाल कहने लगी, आगा जान मैंने अपने माँ बाबा को कभी नहीं देखा और आपको देखकर मुझे लगा था कि आप मेरे बाबा हैं, पर मैं उस वक्त आपसे बहुत दूर थी। ईशाल उनके सीने से लगकर बिलक बिलक कर रो दी थी और रयान को अब सारी बात समझ आई थी कि ईशाल उसके जान से प्यारे चाचू की बेटी थी। तभी तो उसकी तरफ उसे एक अजीब सी अट्रैक्शन महसूस होती थी, वो उसे अपनी अपनी लगती थी। और फिर आगा जान ने कहा, हाँ ईशाल तुम्हारी कजन है, तुम्हारे जान से प्यारे चाचू की बेटी। रयान बेटा, आगा जान रयान की तरफ देखते हुए बोले थे, जी मैं जान चुका हूं। और अब रयान का चेहरा स्पॉट था और ईशाल को तो समझ नहीं आई कि उसने ऐसा क्यों कहा। उसे तो खुश होना चाहिए था। और फिर वो कहने लगा, आगा जान आपने ना मेरे साथ बहुत गलत किया है, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। और अब तो सभी हैरान हुए थे कि आखिर हुआ क्या था। और फिर आगा जान उससे कहने लगे, पुत्र मैं जानता हूं मैंने तेरे साथ भी बहुत गलत किया और तू भी मुझे माफ कर दे। हाँ आगा जान, लेकिन आप अब भी ठीक नहीं कह रहे। आपकी पोती आई है तो आपने तो मुझसे मुंह ही मोड़ ली है। और रयान ईशाल को चुपके से आंख मारते हुए बोला और वो शर्म से सर झुका गई थी। देखें आगा जान, ये तो नाइंसाफी है ना हमारे साथ। और अब जैन की चोंच
भी खुल गई, वो तो बंद होना नामुमकिन था। हाँ, तू भी आ जा और मेरे सर पे बैठ जा। मेरी पोती इतने सालों बाद मेरे साथ बैठी और तुम लोगों को हजम ही नहीं हो रही है बात। हाय, काश हमारे भी ऐसे नसीब होते। जैन की एक्टिंग पे सबको हंसी आ गई। जाने वाले तो कभी वापस नहीं आया करते, लेकिन उनको खुशी के लम्हों में याद रखा जाता है, और सबको अपने प्यारे उन खुशी के लम्हों में याद थे। उन सब की खुशी भी कमरे में मुकीद हो चुकी थी, और आगा जान को तो जैसे ये सब कुछ ख्वाब ही लगा था। जब इस घर से रयान गया था तो उनकी जिंदगी रुक सी गई थी, और अब उनकी जिंदगी के पहिए वापस दौड़ने लगे थे, क्योंकि उनके सारे ख्वाब की तकमील हो चुकी थी। इशाल आज हवेली की सबसे बड़ी बहू बनकर रयान के कमरे में आ चुकी थी। हर रयान के रूम में दाखिल होते ही उसने अपना घूंघट उठा लिया था, और वैसे भी मैं को राफिया का कहना था कि घूंघट निकालने की जरूरत ही क्या है। रयान भाई तो इसको दुल्हन बने देख ही चुके हैं, और इशाल उनकी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई थी। और शायद वो इन्हीं बातों में गुमसुम थी कि रयान उसके पास बैठते हुए बोला, कहाँ खो गई हो इशू? और उसने कहा कि कहीं नहीं, आपका कमरा देख रही थी। मैं भी ना अपना ऐसे ही सजाऊंगी। इशाल रूम की तरफ नजर दौड़ाते हुए बोली, तो जवाबन रयान ने कहा, अरे ये भी तो इशू का ही कमरा है ना। जो रयान का है वो अब सब इशाल का ही तो है, और इशाल बस रयान की है। और इशाल उसकी बातों पर सर झुका गई थी। वैसे मुझे आपने मुंह दिखाई नहीं दी, इशाल सर झुकाए हुए बोली थी, और रयान उसकी बोल्डनेस वजह से अशश कर बैठा था। हाँ, तो तुमने मुझे मुंह दिखाया भी कब है? और रयान उसकी थोड़ी ऊंची करते हुए बोला था, ये लें, खुद ऊंचा करके ना आप देख लें। इशाल ने वापस घूंघट निकाल लिया था, और रयान ने उसका घूंघट उठाया था और फिर हंस दिया। सॉरी इशू, मैं मुंह दिखाई नहीं ला सकता। सॉरी इशू, मैं तो मुंह दिखाई ला ही नहीं सका क्योंकि टाइम ही नहीं ना मिला। और फौरन से इशाल के आंसू बहने लगे, और उसके आंसू देखते हुए कहने लगा, अरे अरे, अभी मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था सही से, और तुमने चेहरा बिगाड़ डाला है। और इशाल नाराज होते हुए कहने लगी कि मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात, आप बहुत गंदे हैं। अरे ये लो ना, ये है तुम्हारी मुंह दिखाई, आप खुश हो? वो चॉकलेट्स निकाल कर उसके हाथ में पकड़ा चुका था। वाह, इतनी सारी, इसे मैं अकेले कैसे खाऊंगी? हाँ तो भाई मैं हूं ना, दोनों मिलकर खा लेंगे, रयान उसके आंसू साफ करते हुए बोला। अच्छा ऐसा है, लेकिन एक शर्त पर दूंगी, इशाल चॉकलेट का रैपर उतारते हुए बोली। कैसी शर्त? आप ना रोज रात को चॉकलेट्स लाएंगे और हम मिलकर खाएंगे, ठीक है ना शाह? और आज उसने उसे शाह कह ही डाला था, और उसने जवाबन कहा, ठीक है। वो भी उसी की तरह बोला था। अच्छा तो अब ये खिला भी दो, रयान चॉकलेट की तरफ इशारा करते हुए बोला। ये ले, इशाल रयान को अपने हाथ से चॉकलेट्स खिला रही थी, और रयान ने उसके हाथ से चॉकलेट का पैकेट लेकर जबरदस्ती उसके मुंह में सारा ठूंस दिया, और मुस्कुराहटें उस कमरे में गूंजने लगी थीं, और साथ ही हुआ ये सीन भी खत्म। तो जनाब, बड़े जो भी हमारे लिए फैसले करते हैं उसमें उनकी नेक नियति ही शामिल होती है, और बड़ों के फैसले अपनी औलाद के लिए गलत तो हो सकते हैं लेकिन नियत नहीं। और अगर औलाद खुद कोई फैसला करे तो उसे चाहे बड़ों को अपने फैसले से आगाह कर दे, और बड़ों को चाहिए कि वो अपनी औलाद के फैसलों में उनका साथ दें ताकि उनकी औलाद मजबूत हो सके। जिंदगी का हर फैसला सही हो सकता है अगर सोच समझकर किया जाए। रयान का फैसला भी ठीक था, और ये वक्त ने साबित कर दिया। इसी के साथ ये हुई एपिसोड खत्म, और ये स्टोरी भी। कैसी लगी आज की स्टोरी आपको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर कोई सजेशन हो या इस तरह की कोई और एपिसोड आप लोग देखना चाहते हो तो वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।